Yes, good morning 10th class students. Students, today we will study the chapter first from your history book. The title of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो किस तरह से विकसित हुई, किस तरह से यूरोप के अंदर बड़े बड़े नेशन स्टेट्स विकसित हो पाए, इन्हीं पर हमारा फोकस रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट पॉइंट इज नेशनलिज्म. आपके लिए जाना पहचाना शब्द है क्योंकि इससे पहले आप कई बार इस वर्ड को पढ़ चुके हैं. हिंदी में इसके लिए अगर इसका मीनिंग हम पढ़ें तो होगा राष्ट्रवाद. तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र के प्रति लगाव, उसके प्रति समर्थन, उसके प्रति समर्पण, निष्ठा और प्यार अथवा आकर्षण को प्रतिबिंबित करती है. नेशनलिज्म इज अ वे ऑफ थिंकिंग. तो एक तरह का ये सोचने का तरीका है राष्ट्रवाद. दैट सेज दैट सम ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन्स सच एज एथनिक ग्रुप्स शुड बी फ्रीड टू रूल देमसेल्व्स. एक तरह की ऐसी विचारधारा जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूहों को अथवा कुछ नरजातीय जो समूह लोगों के जातीय आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उस समूह के लोगों को स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाने की छूट होनी चाहिए, ऐसी एक विचारधारा है. समटाइम्स नेशनलिज्म मेक्स पीपल नॉट वांट टू वर्क विद अदर कंट्रीज टू सॉल्व शेयर्ड प्रॉब्लम. तो कभी कभार जो नेशनलिज्म की जो विचारधारा है वो बाधा भी बन जाती है, रुकावट बन जाती है इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में. कई बार कुछ राष्ट्रों के ऊपर, कुछ देशों के ऊपर इस तरह के बनेम लगते हैं कि वो इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम है उनकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं या उतनी कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि उनके अपने जो निजी जो इंटरेस्ट होते हैं उन पर फोकस ज़्यादा होता है और इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम होती हैं उनकी तरफ वो फोकस नहीं कर पाते हैं. तो ऐसी विचारधारा ये राष्ट्र के प्रति लगाव की विचारधारा है. ऐसी विचारधारा है जिसमें केवल व्यक्ति का फोकस राष्ट्रवाद के ऊपर होता है, राष्ट्र के ऊपर होता है, अपने देश के प्रति होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूटिस्ट. हिंदी में कहें तो निरंकुशवाद या निरंकुश तंत्र. ऐसी शासन पद्धति है ये जिसमें शासन करने वाले के ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रेंट्स नहीं होता, किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, सारी शक्तियाँ उसके हाथ में होती हैं. लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ द रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट. रिस्ट्रेंट मीन्स अंकुश होना, कोई सीमा होना, कोई बंधन होना. ऑन द पावर एक्सरसाइज. जो शक्तियाँ रूलर के हाथ में होते हैं उन शक्तियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ना कोई कानून होता है. केवल रूलर की जो इच्छा होती है वही कानून होता है. इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट. तो एक तरह की जो राजशाही सरकारें होती हैं उसकी तरफ इंगित करती है ये. दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव. तो ये केंद्रीय सेनाएं, केंद्रित सरकारें होती थी. सरकार का सारा जो कंट्रोल होता था सेंटर के हाथ में होता था. मिलिटराइज्ड, सैनिक डोमिनेशन होता था. एंड रिप्रेसिव, और ये सरकारें दमनकारी होती थी. व्यक्ति विशेष की या इंडिविजुअल की कोई डिग्निटी नहीं होती थी, ना उनके कोई राइट्स होते थे. नेक्स्ट पॉइंट, यूटोपियन. यूटोपियन एक ऐसी विचारधारा है बेटा, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करती है ये जो कि संभव नहीं है. इट इज़ अ विजन. ये एक तरह का विजन है, एक विचारधारा है ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. ऐसा ही परिदृश्य है, ऐसा ही विजन है, ऐसी सोच है कि ऐसा समाज बनाया जाना चाहिए, इतना आदर्श समाज हो जिसकी यथार्थ रूप में संभावना न के बराबर है. प्लेबिसिटी. प्लेबिसिटी क्या होता है बेटे? इसको हिंदी में आप जनमत संग्रह कह सकते हैं. किसी प्रोपोजल के ऊपर लोगों से डायरेक्ट वोट करवाई जाती है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेटिज्म. इसको आप रूढ़िवाद कह सकते हैं. एक तरह की ऐसी विचारधारा है ये जो कि तेज़ी से आने वाले परिवर्तनों के, तेज़ी से आने वाले जो चेंजेस हैं उनके खिलाफ होती है और पुरानी जो परंपराएं हैं,
पुराने जो स्थापित जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनका पक्ष लेती है और धीरे धीरे होने वाले चेंजेस के पक्ष में होती हैं। एकदम से होने वाले जो बदलाव हैं उनका अपोज करता है कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, फेमिनिस्ट। इसको आप हिंदी में नारीवादी कह सकते हैं। ये इस तरह के विचारधारा के लोग होते हैं जो वीमेंस राइट्स को सपोर्ट करते हैं, वीमेन जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके राइट्स हैं, और वीमेन इक्वलिटी के सपोर्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आइडियोलॉजी। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। तो ये विचारों का एक सिस्टम होता है जो कुछ खास सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करते हैं। सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। एलिगरी। एलिगरी क्या होती है? हिंदी में आप इसको रूपक कह सकते हैं। जिस तरह से आपने हिंदी व्याकरण में रूपक अलंकार पढ़े होंगे, ऐसे ही ये किसी भी लिविंग थिंग के लिए या किसी वस्तु के लिए किसी अमूर्त चीज़ को रूपक मान लिया जाता है। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जब कोई अमूर्त जो विचार है, इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, जब किसी आदर्श विचार को किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिबिंबित किया जाता है, दिखाया जाता है, तो वो कहलाता है एलिगरी। एन एलिगरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो उस व्यक्ति का अपना खुद का या उस वस्तु का खुद का जो मीनिंग होता है, दूसरा वो किसका प्रतीक है। इसको आप प्रतीक कह सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कानून के लिए एक महिला जिसको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, हाथ में वो स्केल रखती है, तराजू होता है, तो किसको प्रतिबिंबित करती हैं? वो लॉ के सामने इक्वलिटी को प्रदर्शित करती है। एक तरह से जो आपका जस्टिस है उसको प्रतिबिंबित करती है। तो बेटा जो कुछ पॉइंट हमने आज डिस्कस किए हैं, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स क्लियरली। थैंक यू बेटा।